ये चाइना इतना ज्यादा गोल्ड क्यों खरीद रहा है और इसका सीधा असर इंडिया पर कैसे पड़ेगा, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद आप लोगों की नींद उड़ा रहा है। पूरा ग्लोबल फाइनेंस हिल चुका है और इसका सीधा कनेक्शन है चाइना और सोना, दैट इज गोल्ड से। दोस्तों, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये है मॉनेटरी आर्नामेंट, यानी मुद्रा को हथियारकरण करने की कोशिश। आज हम जिस कहानी की गहराई में जाने वाले हैं वो है चाइना स्ट्रैटेजिक गोल्ड एक्यूमुलेशन। चाइना की सेंट्रल बैंक, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीबीओसी जिसको कहते हैं, पिछले कई सालों से और खासकर इस डिकेड में इतना ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है जितना ब्रेटन वुड्स सिस्टम के कोलैप्स के बाद से भी नहीं हुआ था। ये रूटीन रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा होगा, ये एक जियोपॉलिटिकल मजबूरी है। चाइना अपनी मॉनेटरी सॉवरेनिटी, अपनी मुद्रा की आजादी को सिक्योर कर रहा है और खुद को यूएस डॉलर फाइनेंशियल सिस्टम के वेपनाइजेशन से बचाने की कोशिश कर रहा है। समझो, चाइना लंबे वक्त की सिस्टमैटिक सिक्योरिटी को शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। वेल, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो पे। प्रयास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, एक चीज होती है ट्रांसपेरेंसी और उसमें चाइना हमेशा पीछे रहा है। सबसे पहले नंबर्स देखने की कोशिश करते हैं। करंट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? करंट स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि फरवरी 2025 तक चाइना के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू 208.643 बिलियन डॉलर यूएसडी हो चुकी है। ये ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन है और पीबीओसी ने अक्टूबर 2025 तक 12th कंसेक्यूटिव मंथ, यानी पूरे एक साल तक गोल्ड खरीदने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी होल्डिंग ऑफिशियल तौर पर 2303.5 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका तो यह है कि 2022 से 2024 तक, जी हाँ, 2022 से 2024 तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर 3100 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा। ये पूरे वर्ल्ड की माइनिंग आउटपुट एक तिहाई है, मतलब 1/3 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड का जो आउटपुट होता है माइनिंग। इस इंस्टीट्यूशनल बाइंग ने प्रेशियस मेटल्स मार्केट का डायनेमिक ही पूरी तरीके से हिला दिया। अब आपको समझना पड़ेगा कि एक 10,000 टन का गैप दिख रहा है और इसका क्या राज है, ये समझते हैं। एनालिसिस की सबसे कोर फाइंडिंग ये है कि चाइना को ऑफिशियली जो रिपोर्ट करता है वो सच नहीं है। देखो, ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक चाइना के पास जो गोल्ड है वो उसके टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के 9% से भी कम है, जबकि ग्लोबल एवरेज 30% का है। अगर चाइना इतना कम गोल्ड होल्ड करता है तो वो इतना खरीद क्यों रहा है, ये आपके दिमाग में भी सवाल आना चाहिए। इसका जवाब है स्ट्रैटेजिक ओपेसिटी, यानी जानबूझकर अंधेरे में रखना। क्रेडिबल एक्सटर्नल एस्टिमेट्स ये कहती हैं कि चाइना के पास ट्रू स्टेट कंट्रोल्ड होल्डिंग्स 10,000 से 15,000 टन की रेंज में हो सकती हैं। ये गोल्ड पीबीओसी के अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसको कि सेफ भी कहते हैं, और स्टेट ओन्ड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू डिस्पर्स्ड है। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? वेल, ये एक डेलिबरेट पॉलिसी है ताकि वो अपने डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स को डाउन प्ले कर सके। अगर वो सच बता देगा कि उसके पास 10,000 प्लस टन गोल्ड है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, तो दुनिया को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि वो डॉलर से कितनी तेजी से दूर जा रहा है। इस लो ऑफिशियल परसेंटेज को मेंटेन करके चाइना इंटरनेशनल पॉलिटिकल फिक्शन, जो पॉलिटिकल ड्रामा हो सकता है, बहुत सारे लोग आरोप लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठा सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं कम करता है और छुपके छुपके अपने वाइटल नेशनल एसेट्स को सिक्योर भी कर रहा है। ये है उसकी लॉन्ग टर्म मॉनेटरी सिक्योरिटी का प्लान। तो कहीं ना कहीं देखिए कितने सूझबूझ से चाइना ये प्लान खेल रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि फिर क्यों बीजिंग गोल्ड इतना ज्यादा बाय कर रहा है। चाइना का ये सिस्टमैटिक गोल्ड एक्विजिशन क्या है? तो ये एक डीप स्ट्रक्चरल कंसर्न से पैदा हुआ है। वो क्या है? उन्हें लगता है कि यूएस डॉलर सेंट्रिक फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल नहीं है और उनकी जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस के लिए गोल्ड बहुत जरूरी है। आप समझिए कि कहीं ना कहीं अपने को हेज करने की कोशिश कर रहा है सैंक्शन से। देखिए, रशिया का एक सबक मिला है सबको। 2022 में क्या हुआ था? 2022 में जब वेस्टर्न नेशंस ने रशिया के लगभग 300 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स पे फ्रीज लगा दिया था, तो इस अनप्रेसिडेंटेड एक्शन ने यह दिखा दिया कि डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स और स्विफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे वेपनाइज किया जा सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और चाइना वैसे भी पूरी दुनिया में इतनी उंगली करता रहता है, यू नेवर नो कब कौन इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। बीजिंग के लिए ये कैलकुलेटिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी रह चुकी है। डॉलर रिजर्व्स वल्नरेबल हैं, गोल्ड एक नॉन डेट एसेट है जो वेस्टर्न क्लियरिंग सिस्टम से बाहर रखा जाता है। गोल्ड खरीद कर चाइना काउंटर प्ले रिस्क को कम करता है और फाइनेंशियल कंटेनमेंट मेजर्स के खिलाफ अपनी रेजिलियंस कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कल को यूएस मेरे ऊपर कुछ हुकूमत चलाए तो मेरे को कोई फर्क ना पड़े। यूएस चाइना फाइनेंशियल टेंशंस जैसे टैरिफ्स और ट्रेड डिस्प्यूट्स इस डिफेंस स्ट्रैटेजी को और जरूरी बना दे रहे हैं, बिकॉज आए दिन ट्रम्प भाई साहब आके कुछ भी कह देंगे, तो इसलिए चाइना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। मॉनेटरी सॉवरेनिटी और डी डॉलराइजेशन रिस्क मिटिगेशन से आगे बढ़कर चाइना का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी सॉवरेनिटी। उनका टारगेट है यूएस डॉलर पर रेजिलियंस अपना कम करना। एनालिस्ट ये कहते हैं कि पीबीओसी की बाइंग शॉर्ट टर्म डॉलर प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि करेंसी इंडिपेंडेंस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। पीबीओसी खुद कहता है, सितंबर 2025 की मीटिंग में उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड सीवियर होती जा रही है, जिसमें ग्लोबल ग्रोथ वीक है और अनसर्टेनिटी सराउंडिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स है, जिसके चक्कर में हमें अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ रही है। गोल्ड उन्हें नॉन डेट नॉन काउंटर पार्टी रिस्क फाउंडेशन देता है, इस वॉलेटिलिटी से लड़ने का मौका देता है। गोल्ड एज कॉन्फिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। देखिए टेक्निकली गोल्ड सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में मॉनेटरी गोल्ड के रूप में क्लासिफाई होता है। मतलब जब भी हम सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट्स देखते हैं तो वहां पर मॉनेटरी गोल्ड के रूप में यहां पर डाला जाता है। ये कमोडिटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। देखिए ये कॉन्फिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप समझिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्राइस एप्रिसिएशन देखते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को ब्रॉडर सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस के लिए रखते हैं। ये कहीं ना कहीं इंटरजेनरेशनल वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए एक पॉलिसी है। जब चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी गोल्ड में इतना कन्विक्शन दिखा रही है, तो सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपने एलोकेशंस को रीएक्सेस करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को वापस रीएवैल्यूएट करके ये सारी चीज करते हैं। लेकिन फिर आता है भैया सबसे बड़ा गोल्ड डिबेट और प्राइस वॉर। चाइना की इस एग्रेसिव ओपेक गोल्ड पॉलिसी पर दो कैंप्स है, हमेशा दो गुट बन जाते हैं, इकोनॉमिस्ट हो या कहीं पर भी हो। एक क्रिटिक्स के, एक सपोर्टर्स है। सपोर्टर्स क्या कहते हैं? सपोर्टर्स ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है भाई। वो ये कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी चाइना के लिए बेहद जरूरी है। अनस्टेबल वेपनाइज्ड ग्लोबल मॉनेटरी एनवायरनमेंट में गोल्ड ही अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल एंड मैक्रो इकोनॉमिक हेज प्रोवाइड करता है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का कलेक्टिव एक्शन इस बात का यही सबूत देता है। 2024 में 1037 टन की खरीदी हुई थी। तीसरे साल जब बाइंग 1000 टन से ज्यादा हो रही थी, ये सस्टेनेबल जो डिमांड है, ये सस्टेन डिमांड मार्केट में गोल्ड प्राइसेस को $4000 पर आउंस या उसके ऊपर मेंटेन करने में मदद कर रहा है, जैसे कि लेट 2025 में देखा गया था। इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन इतना है कि वो हाई प्राइसेस पर भी गोल्ड खरीदता जा रहा है और डिमांड टोटल जो ग्लोबल गोल्ड सप्लाई का लगभग 27% एब्जॉर्ब कर चुकी है। लेकिन हम सिर्फ सपोर्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं? हमको अगर प्रॉपर एनालिसिस करनी है तो हमें क्रिटिक्स की भी बात करनी पड़ेगी। क्रिटिक्स एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो ये कहते हैं कि गोल्ड नॉन यील्डिंग एसेट है। इसका मतलब ये है कि वो कोई इंटरेस्ट नहीं देता। जब यूएस ट्रेजरीज जैसे हाई क्वालिटी सॉवरेन डेट पर अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो गोल्ड में पैसा डालना सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन स्टेट पॉलिसी पर्सपेक्टिव इसे क्रिटिसिज्म को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करती है। वो कहती है गोल्ड का फाइनेंशियल रिटर्न तो जीरो हो सकता है, पर उसका स्ट्रेटेजिक रिटर्न सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस जो दे रहा है उसके बेसिस पर मेजर होना चाहिए। एक सोवरेन नेशन के लिए पोटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी में ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू मार्जिनल जो बोलते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू जो क्रिटिक्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हमको एक केस स्टडी के माध्यम से ये देखना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सीक्वेंशियल स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस सिर्फ सेंट्रल बैंक बाइंग तक नहीं है, वो फिजिकल कंज्यूमर मार्केट में भी स्ट्रैटेजी प्ले करने की कोशिश कर रहा है। शांघाई गोल्ड एक्सचेंज एसजीई जो एनुअली 15,000 टन प्रोसेस करता है, फिजिकल एक्यूमुलेशन की प्रेफरेंस को कंफर्म करता है, क्योंकि चाइना पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की इंस्टेबिलिटी से डरता है। लेट 2025 में एक सटल स्ट्रक्चरल पिवट आया। पीबीओसी की इंस्टीट्यूशनल माइंड गोल्ड के ग्लोबल प्राइस फ्लोर को $4000 से ऊपर रख रही थी, लेकिन साइमल्टेनियसली बीजिंग ने अनाउंस किया कि वो अब कुछ रिटेलर्स को वैल्यू एडेड टैक्स वैट फुल्ली ऑफसेट नहीं करने देगा जब वो शांघाई एक्सचेंजेस से खरीदा हुआ गोल्ड बेचते हैं। इस रेगुलेटरी शिफ्ट से चाइना में डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांड
कम होने की उम्मीद है, क्योंकि ये बाइंग इंस्टीट्यूशनल बाइंग के साथ को एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेजिंग डिलिबरेट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। वो स्टेट रिजर्व एक्यूमुलेशन को प्राइवेट कंजम्पशन पर प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहां पर क्लियरली दिख रहा है। इस मैन्योवर के ये एक इंश्योर होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स प्राइमरी तौर पर स्ट्रैटेजिक नेशन रिजर्व्स के लिए सीवियर तरीके से की जाएंगी, सर्व की जाएंगी, यानी कि मॉनेटरी आर्नामेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था उसके लिए यूज किया जाएगा। लेकिन आप अगर इसको गौर से देखें तो एक सिग्नल जा रहा है नई दिल्ली की तरफ पे, और कहीं ना कहीं ये सिग्नल क्या है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चाइना की ये सिस्टमैटिक मूव इंडिया और दूसरे इमर्जिंग मार्केट के लिए एक पावरफुल अनडिनाएबल मैसेज है, और वो क्या है? ग्लोबल मॉनेटरी आर्किटेक्चर अनस्टेबल है। वो जो पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ ना वो अनस्टेबल है, और सिर्फ डॉलर डोमिनेटेड रिजर्व्स पर डिपेंड करना आपको एक्सटर्नल फाइनेंशियल जो इश्यूज हो सकते हैं उसके सामने एक्सपोज करता है। सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन। तो कहीं ना कहीं भारत को भी, हमारे सेंट्रल बैंक्स को भी समझना चाहिए, यहाँ से एक लेसन लेना चाहिए कि भाई चाइना अपने आप को जिस प्रकार से तैयार कर रहा है, हमें भी अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस देखिए, चाइना की जो स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल डिमांड से ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस सस्टेन हाई रहता है। तो इसके कारण क्या हो गया, 2025 में $4000 पर आउंस के आसपास रहा। वो इसी के कारण रहा। ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम अपनी गोल्ड सप्लाई का लगभग 86% इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, भारत इंपोर्ट करता है। आप लोगों को लग रहा है हम एक्सपोर्ट करते हैं, इतना सोना नहीं, इंपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। पीबीओसी की बाइंग द्वारा प्रोवाइड किया गया स्ट्रक्चरल प्राइस सपोर्ट एफिशिएंटली, इफेक्टिवली हर तरीके से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट को और बढ़ा देता है, क्योंकि हमारा गोल्ड इंपोर्ट बिल परपेचुअली हाई रहता, हमेशा से हाई रहता। लेकिन चाइना के एक्शंस के पीछे की जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए गोल्ड को इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशन के खिलाफ एक टैंजिबल हेज के रूप में यूज करना नेसेसिटी बना देती है। गोल्ड नेशनल इंश्योरेंस की तरह रूपी को स्टेबलाइज करता है और इंटरनेशनल मार्केट्स को इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का रीएश्योरेंस देता है। आरबीआई का रिस्पांस क्या है? आप देखिए 2025 में जो एक्यूमुलेशन पेस को देखिएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बढ़ते हुए ग्लोबल लैंडस्केप पर अपना स्ट्रैटेजिक एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया है। अगर आपको नहीं पता हो, सितंबर 26 2025 तक आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स 880.18 मेट्रिक टन तक पहुंच गया है। अक्टूबर 10 2025 तक इन रिजर्व्स की वैल्यू $102 बिलियन से ज्यादा हो गया। इसमें बड़ा हाथ है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस का, और 2025 के दौरान आए रिमार्केबल ऑलमोस्ट 65% की जो रैली आई थी उसके ऊपर। इस स्ट्रैटेजिक पिवट का नतीजा ये हुआ है कि अक्टूबर 2025 तक गोल्ड का शेयर इंडिया के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 14.7% तक पहुंच गया है, जो फिस्कल ईयर 1996-1997 के बाद का सबसे बड़ा प्रपोर्शन है। गोल्ड इंडिया की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को एनहांसिंग फाइनेंशियल सिस्टम और रेजिलियंस के बारे में बात करता है। लेकिन हम अगर थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि जो चाइना में पीबीओसी करने की कोशिश करे और हमारे देश में आरबीआई करने की कोशिश करे, उसका डिफरेंस देखें तो चाइना और इंडिया जो दुनिया के दो सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस हैं। समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बीच में देखिए, पीबीओसी चाइना स्ट्रैटेजी फोकस करता है सॉवरेन डी रिस्किंग और मॉनेटरी सॉवरेनिटी पे। गोल्ड एक जियोपॉलिटिकल टूल है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंटेनमेंट के खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वहीं पर आरबीआई की स्ट्रैटेजी फोकस करती है डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे और कंज्यूमर हेजिंग पे कहीं ना कहीं यूज करती है। गोल्ड का प्राइमरी रोल है रुपी, जो कि आईएनआर जिसको कहते हैं, को स्टेबलाइज करने का और इंडियन पब्लिक के लिए इन्फ्लेशन हेज प्रोवाइड करने का। इंडिया की मैसिव कंज्यूमर डिमांड 2024 में 802.8 टन, चाइना के 815.4 टन के बाद सेकंड नंबर पे आता है। आरबीआई की रिजर्व मैनेजमेंट को हेविली इंपोर्ट रिलायंट मार्केट को मैनेज करने में मजबूर कर देता है कहीं ना कहीं ये वाली चीज। मैं आप लोगों को और एक चीज बता दूं कि चाइना की अगर बात करूं तो उसकी स्ट्रैटेजी एग्रेसिव है, ओपेक एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। वो ऑफिशियल और शैडो चैनल्स दोनों यूज कर रहा है, छुपके से भी कर रहा है, ऑफिशियल भी कर रहा है, ताकि जियोपॉलिटिकल मसल इनकी बनी रहे। एस्टिमेटेड ट्रू होल्डिंग्स करीब करीब 10,000 से 15,000 टन है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। ये ओपेसिटी उनकी स्ट्रैटेजी का कोर है। इंडिया उसकी स्ट्रैटेजी है थोड़ी मॉडरेट ट्रांसपेरेंट एक्यूमुलेशन।
आरबीआई के एडिशंस फुल्ली डिस्क्लोज्ड होते हैं और इनका यूज रुपी और डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम की विजिबल रिलायंस को बढ़ाने की कोशिश करा जाता है। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो इंडिया चाइना के रिजर्व के रेशियो देखेंगे तो वो एक पैराडॉक्स है। ऑफिशियली इंडिया का गोल्ड शेयर ऑफ टोटल रिजर्व 14.7%, चाइना की रिपोर्टेड शेयर 9% से काफी ज्यादा, अगर आप ऑफिशियल रिपोर्ट्स देखें। ये पैराडॉक्स उनकी प्रायोरिटीज को दिखाता है। इंडिया के पास ओवरऑल फॉरेन रिजर्व बेस छोटा है, इसलिए हायर प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड जरूरी है रुपए के हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मार्केट्स तक कन्वे करने के लिए। इंडिया को इमीडिएट मैक्रो और डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस नीड्स की वजह से ट्रांसपेरेंटली गोल्ड पर रिलाय करना पड़ता है, और इंडिया इज वेरी ट्रांसपेरेंट अराउंड दिस थिंग। आरबीआई सीधे बोलता है कि भाई हम तो रिलाय करते हैं। इसके विपरीत, इसके उल्टा अगर आप देखते हैं, चाइना की वास्ट शैडो रिजर्व्स मतलब दिख नहीं रही है, एस्टिमेटेड है ओवर 10,000 टन। ये कंफर्म करती है कि उनका लो ऑफिशियल परसेंटेज एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजिक कैमोफ्लेज है, कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की स्ट्रैटेजी सीक्रेट पावर प्रोजेक्शन है और जियोपॉलिटिकल के तरफ अपने आर्म्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, डिजाइन की गई है इस तरह से स्ट्रैटेजी। जबकि इंडिया की स्ट्रैटेजी पब्लिक कॉन्फिडेंस और डिफेंसिव स्टेबिलिटी के लिए बनाई गई। ये चीजें क्लियर देखी जा रही है। कुछ रेयर इंसाइट्स के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। अभी तक वीडियो को लाइक कीजिए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है बड़े वीडियोस आपके लिए डिटेल में बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सटल बट हाई इम्पैक्ट ड्राइवर्स की जो कॉमन मैक्रो इकोनॉमिक डिस्क्लोजर में अक्सर मिस हो जाते हैं। चलिए मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए, जो इंटरनल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, सो रिसोर्स इंडिपेंडेंस, चाइना दुनिया का जो लीडिंग ग्लोबल गोल्ड प्रोड्यूसर है, एनुअली 340 टन प्रोड्यूस करता है, आपको पता है 340 टन। ये उन्हें एक्यूमुलेशन फेज में एक यूनिक एडवांटेज देता है। चाइनीज माइनिंग ग्रुप्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2025 के सेकेंड क्वार्टर में टोटल गोल्ड प्रोडक्शन 69% बढ़ गई थी। इस रोबस्ट डोमेस्टिक आउटपुट से चाइना एक सोफिस्टिकेटेड सिक्वेंशनल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा है। न्यूली माइंड गोल्ड को कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली स्टेट रिजर्व्स में चैनल किया जा सकता है, इससे पहले कि वो कंज्यूमर मार्केट में जाए या वॉलेटाइल इंटरनेशनल इंपोर्ट्स की जरूरत पड़े। ये मैकेनिज्म स्ट्रैटेजिक एक्यूमुलेशन के दौरान मार्केट डिसरप्शन को कम करने की कोशिश करता है और साथ में चाइना की ओवर रीचिंग रिसोर्सेज इंडिपेंडेंस गोल्स को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। चाइना सिर्फ गोल्ड होल्ड करने पर फोकस नहीं है, वो ग्लोबल बुलियन जो सेंटिमेंट होता है और जो पूरा ग्लोबल बुलियन में इनका सेटलमेंट चलता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। पीबीओसी शांघाई गोल्ड एक्सचेंज एसजीई को यूज कर रहा है ताकि वो पॉलिटिकली अलाइंड कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को काउंट कर सके, उनके साथ फाइट कर सके और उन्हें अपनी सोवरेन गोल्ड रिजर्व्स चाइना की बॉर्डर्स के अंदर स्टोर करने के लिए राजी भी कर सके। ये एक प्रोफाउंड सेकेंड ऑर्डर अटेम्प्ट है ट्रेडिशनल कस्टोडियन हब्स जैसे लंदन और न्यूयॉर्क को चैलेंज करने का। चाइना इसे ग्लोबल बुलियन मार्केट में अपनी स्टैंडिंग मजबूत करता है और एसजीई को फिजिकल गोल्ड सेटलमेंट के लिए एक नॉन वेस्टर्न वेन्यू के रूप में प्रमोट करता है। ये स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मूव फाइनेंशियली मल्टीपोलैरिटी अचीव करने के लिए क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और चाइना कहीं ना कहीं इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ गोल्ड और ब्रिक्स फाइनेंशियल अलाइनमेंट देखें तो चाइना की गोल्ड स्ट्रैटेजी इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट से जुड़ी हुई है। रिसोर्स रिच नेशंस, खासकर जो यूएस डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं या जिन पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, वो चाइना को कहीं ना कहीं मॉनेटरी कॉपरेशन के लिए एक प्रेफर्ड पार्टनर मान रहे हैं। जी हाँ, गोल्ड इसलिए प्रैक्टिकल सैंक्शन बस्टिंग मैकेनिज्म के रूप में ब्रिक्स नेशन के बीच में ट्रेड फेलिसिटेट करने के लिए इमर्ज हुआ। गोल्ड एक नॉन डेट नॉन काउंटर पार्टी एसेट होने की वजह से इससे होने वाले इम्बैलेंसेस को सेटल करने और कोलैटरल के रूप में यूज किया जा रहा है इसको। इससे गोल्ड फैसिलिटेटेड ट्रेड इनेबल होता है जो एस्टैब्लिश्ड डॉलर क्लियरिंग सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। ये उस शिफ्ट को एक्सेलरेट करता है जहां कमोडिटी एक्सचेंज और मॉनेटरी बैकिंग वेस्टर्न फाइनेंशियल कंट्रोल से डीकपल्ड हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमको यहां पर क्लियरली दिख रहा है। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो हमको क्या कंक्लूड करना चाहिए और पॉलिसी मेकर्स को क्या रिकमेंडेशंस जाना चाहिए। आपके भी जो रिकमेंडेशन कमेंट्स में बताइए। लेकिन देखिए, चाइना की स्ट्रैटेजिक मैन्यूवर्स और इसके स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स को देखते हुए न्यू दिल्ली और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस
इस समय पे काफ़ी ज़्यादा पर्टिनेंट हो जाते हैं कि जो होने चाहिए। तो देखिए इंडिया के लिए क्या-क्या होगा? तो सबसे पहला तो होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को येलो मेटल के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी लानी चाहिए। येलो मेटल मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। इस पॉलिसी को डोमेस्टिक सप्लाई, डिमांड एंड हेवी रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए बनाना चाहिए कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ों को हम मैनेज किया जा सके, बिकॉज़ हम इतना ज़्यादा 80% से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंडिया भी गोल्ड सप्लाई के 86% के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है और पीबीओसी की बाइंग की वजह से सस्टेन्ड हाई ग्लोबल प्राइसेस का सामना भी उसको करना पड़ रहा है। आरबीआई को चाहिए कि वो इंडिया की वास्ट डोमेस्टिक प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स को टैप करने के लिए एफर्ट्स और इंटेंसिफाई करे, एनहांस्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करे ताकि फिजिकल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी हम लोगों की कम हो जाए और करंट अकाउंट पर पड़ने वाले जो भी सारे ड्रेन है उससे रुपी को स्टेबलाइज किया जा सके। और एक चीज जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए वो होता है सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन को हमको ध्यान देना चाहिए। जो ये फोमो होता है, देखिए फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके चक्कर में जो स्पेकुलेटिव मार्केट बिहेवियर होता है उससे बचकर आरबीआई को अपना सिस्टमैटिक मॉडरेट एक्यूमुलेशन पेस मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि 2024 और 25 में उन्होंने किया। विजिबल गोल्ड शेयर 14.7% को बढ़ाना नेशनल सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी बफर को सॉलिडिफाई करता है और रुपी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रिइंफोर्स करता है। तो ये गिनती की कुछ चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आरबीआई को करना चाहिए अगर हमको चाइना से कुछ सीखना है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज देखिए हम हर बार हम कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना कितना आगे निकल गया, इंडिया कितना पीछे रह गया, लेकिन हम कुछ चीजें यहाँ पर पॉलिसी लेवल पे एग्जीक्यूट करके उस पेस को मेंटेन कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, चाइना का ये जो लार्ज स्केल गोल्ड एक्यूमुलेशन है फंडामेंटली एक जियोपॉलिटिकल एक्ट है, ये तो आप समझ के होंगे। ये यूएस डॉलर सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में निश्चित सिस्टमैटिक इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल वेपनाइजेशन के खिलाफ एक स्ट्रक्चरल हेज है। पीबीओसी के एक्शन से ये साफ हो रहा है कि रिजर्व मैनेजमेंट अब यील्ड ऑप्टिमाइजेशन से मॉनेटरी सॉवरेनिटी और क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इंडिया के लिए ये सिग्नल है कि गोल्ड के रिन्यूअल स्टेटस को एक क्रिटिकल रिजर्व एसेट के रूप में कंपेलिंग वैलिडेशन देता है। इंडिया की गोल्ड स्ट्रैटेजी प्राइमरली इमीडिएट डोमेस्टिक स्टेबिलिटी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जरूरतों से ड्रिवन है, लेकिन चाइना की स्ट्रैटेजी से एक्सेलरेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये मैंडेट करता है कि इंडिया भी अपने फॉरेन रिजर्व्स की रेजिलियंस पर इंक्रीज्ड एफर्ट्स, इंक्रीज फोकस डाले। आखिरी बात अगर मैं कहूं तो 2025 की वॉलेटाइल एंड फाइनेंशियल फ्रैक्चर्ड ग्लोबल इकोनॉमी ऑब्वियसली फ्रैक्चर्ड ही है भाई। कब कहाँ क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, जापान चाइना कहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों इमर्जिंग इकोनॉमिक जायंट्स समझ चुके हैं कहीं ना कहीं कि गोल्ड अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, गोल्ड हैज बीन रीडिफाइंड एज मॉनेटरी आर्नामेंट। अपने आर्म्स जो पकड़ते हैं ना, मुद्रा का जो हथियार मैंने स्टार्टिंग में खोला था। वेल, आपका क्या ख्याल है, क्या इंडिया को चाइना की तरह और ज्यादा गोल्ड खरीदना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।